नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUBHD चैनल में। तो हम लोगों ने उसने कहा था कहानी का सारांश, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, हम लोग व्याख्या देख रहे थे, जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी। ठीक है, हमने एक व्याख्या देख ली थी। अब जो दो अन्य महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वे हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहली व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है, दूसरी व्याख्या और तीसरी व्याख्या आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तीसरी व्याख्या देख लेते हैं और फिर दूसरी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या कैसे करनी है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले तीसरी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संकेत लिख लेंगे, मृत्यु के ... हट जाती है। आइए पहले ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। ठीक है, तो आइए अब इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले संकेत लिख लेंगे और फिर इसका संदर्भ, फिर प्रश्न। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश उसने कहा था 1915 ईस्वी कहानी से उद्धृत है। इस कहानी के रचयिता प्रेमचंद पूर्व युग के प्रतिष्ठित कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। तो देखिए, ये प्रसंग कहानी में कहाँ पे आता है उसके बारे में लिखेंगे। तो जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी पर बैठाकर भेजने के बाद लहना सिंह अधिक घायल हो जाने के कारण लेट जाता है। ठीक है, वो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी में बैठाल के भेज देता है और स्वयं चूंकि ज्यादा घायल हुआ होता है इसलिए वो जमीन पर लेट जाता है और तभी सारी स्मृतियां उसके आंखों के सामने एकदम साफ हो जाती हैं। इसी प्रसंग का वर्णन लेखक ने इन पंक्तियों में किया है। तब आइए इसकी व्याख्या देख लेंगे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान पंक्तियां हैं। लेखक मनुष्य जीवन के सत्य को उद्घाटित करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य को जब अपना अंत समय दिख जाता है तब उसके मस्तिष्क में उसके जन्म भर की सारी विशेष घटनाएं एक एक करके सामने आती जाती हैं, उसी प्रकार इस समय लहना सिंह की स्मृति भी एकदम स्पष्ट हो गई थी और उसके जीवन की सभी घटनाएं उसके नेत्रों के सामने आती जाती थीं। वे सभी दृश्य एकदम स्पष्ट रूप में थे। अधिक समय के व्यतीत हो जाने पर भी वे दृश्य एकदम स्पष्ट ही दिखाई देते थे। उसपे समय की कहीं भी धुंध नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब जो विशेष है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्याख्या में आप लोगों को लिखनी चाहिए। तो पहला लिख देंगे कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मनुष्य के अंत समय के जीवन सत्य को उजागर किया है। दूसरा है कि इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने इस कहानी में पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग किया है। तीसरा लिखेंगे कि यहाँ मनुष्य के मनोविज्ञान का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विशेष हम लोग लिख लेंगे। फिर अब दूसरी व्याख्या जो है वो है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संपूर्ण कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। ठीक है, तो ये एक लेखक ने यहाँ पे प्रकृति का एक प्रकार से रात का वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए अब इसकी भी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो संदर्भ तो वैसे ही लिखा जाएगा। इसका प्रसंग देखिए। जर्मन सैनिकों द्वारा धोखे से हमला किए जाने पर लहना सिंह और उसके साथी सैनिक उनका डटकर मुकाबला करते हैं। लहना सिंह इस लड़ाई में घायल हो जाता है। इसी प्रसंग में कवि ने रात के दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक रात के दृश्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि लड़ाई के दौरान आकाश में चंद्रमा निकला हुआ था। कृष्ण पक्ष की रात थी। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं, इसलिए संस्कृत काव्य में इसे छई कहा गया है, अर्थात जो लगातार घटता जाए। ठीक है, तेज हवा चल रही थी, ऐसी हवा जिसमें ठंड के कारण दांत बजने लगे। संस्कृत कवि बाण भट्ट की भाषा में इस हवा को दंत वीणोपदेशाचार्य कहा जा सकता है, अर्थात दंत वीणा का उपदेश देने वाला आचार्य। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब इसका विशेष देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के विद्वान थे।
यहाँ उसी का प्रभाव नजर आता है। छई और दंत वीणोपदेशाचार्य उनके संस्कृत साहित्य के गहरे अध्ययन को बताता है। दंत वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसका दूसरा अर्थ है दंत रूपी वीणा। यहाँ सर्दी के कारण दांत बजने की ओर संकेत किया गया है। बाण भट्ट, जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना की थी, संस्कृत के महान साहित्यकार थे। यहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कहानी से जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं पूछी जा सकती हैं, वे हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक है, अब ये मेरी तरफ से इस कहानी से संबंधित जितना भी मटेरियल हो सकता था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जितना भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब अगली कहानी जो है, वो पुरस्कार है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है, वो हम लोग कल वो कहानी देखेंगे। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि उसका सारांश मैं आप लोगों को बताऊं या कहानी का वाचन करके ही आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो आप लोग वो कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं अगर आप बताएंगे तो मैं वो कहानी पढ़ा दूंगा, वरना उसका सारांश बता दूंगा। तो धन्यवाद।